ब्लैक क्लवर एक बहुत ही अंडररेटेड एनीमे। तो दोस्तों मैंने देखा ब्लैक क्लवर और लिटरली मजा ही आ गया। इस एनीमे का पोटेंशियल उतना ही है जितना कि आपके गोट एनीमेस का। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक क्लवर को। तो ब्लैक क्लवर एक मैजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ पे लोगों को उनके मैजिक के बेसिस पे जज किया जाता है। मतलब कि जिसके पास जितनी मैजिक पावर्स होगी वो उतना ही स्ट्रांग माना जाता है, और जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर्स होगी वो उतना ही वीक माना जाता है। जो इसमें किंगडम दिखाया गया है उसको बेसिकली 3 रेलम में डिवाइड किया गया है। पहला रॉयल रेलम, दूसरा कॉमन रेलम और तीसरा 4 सेकंड रेलम। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि रॉयल रेलम में तो रॉयल फैमिलीज और नोबल फैमिलीज ही रह रही होंगी जिनकी मैजिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती होंगी। वहीं कॉमन रेलम की बात करें तो वह हम जैसे कॉमनर्स रहते हैं जिनके पास मैजिक तो है पर उतना स्ट्रांग नहीं, मतलब कि अच्छा खासा काम चलाऊ मैजिक है। लेकिन 4 सेकंड रेलम में गरीब और समाज के द्वारा दुत्कराए गए लोग रहते हैं। इनका जो मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसके कारण ये काफ़ी वीक होते हैं, और ये मैजिक इनको जिंदा रखने और इनकी आजीविका चलाने के लिए मदद करता है। यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसी 4 सेकंड रेलम में एक खास विलेज है। कहानी की शुरुआत दो अनाथ बच्चों से होती है, यूनो और आस्था। और इन दोनों को चर्च में अबेंडन कर दिया गया था। उस चर्च के फादर बाकी बच्चों के साथ इन्हें पालने लग गए थे। तो हाँ, ये दोनों ही गरीब हैं, और हमारा आस्था तो बिना मैजिक पावर्स के जिंदा हुआ है। जिस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है उसके पास वही नहीं है, तो ऐसे में वो और ज्यादा आउटकास्ट है और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आस्था के पास है सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ, और आस्था की सबसे बड़ी ताकत है हार ना मानना। मतलब ये बंदा हार मानता ही नहीं है, चाहे इसके हाथ तोड़ दो, चाहे इसके पैर तोड़ दो, चाहे सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो। इस सब के अलावा टीम स्पिरिट, फ्रेंडशिप के इमोशंस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो एनीमे की शुरुआत में आपको आस्था थोड़ा लाउड लग सकता है, आपको एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ये एनीमे अमेजिंग होता चला जाता है। मतलब वर्थ है जो ये स्टार्टअप लेता है स्लो, बल्कि जिस तरह आस्था अपने आप को ट्रेन करता चला जाता है, जो डिसीजंस वो लेता है वो पक्का आपको आस्था का फैन बना देगा। यूनो की बात करें तो यूनो के पास बहुत सारी अच्छी खासी मैजिक पावर्स हैं, और मतलब ये है कि यूनो के पास बहुत स्ट्रॉन्ग माना है। माना माना क्या होता है? माना होता है मैजिक पावर्स की कैपेसिटी, और यूनो की कैपेसिटी ऑफ पावर्स रेगुलर लोगों से बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि यूनो और आस्था साथ ही में बड़े हुए हैं तो उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ये दोनों ही विजर्ड किंग बनना चाहते हैं। हाँ, ये विजर्ड किंग क्या होता है? जरूर बताएंगे, पर उससे पहले ब्लैक क्लोवर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लोवर किंगडम के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है, और ये भी पता लगता है कि जो क्लोवर किंगडम के नाइबर किंगडम्स हैं वो हैं हार्ट, स्पेड और डायमंड किंगडम। कुछ वक्त पहले एक ऐसा समय आया था जब इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी खतरे में थी, और ह्यूमंस को बचाने के लिए एक जादूगर खड़ा हुआ जो उन्हें बचा भी पाया, और वही बना था पहला विजर्ड किंग और मैजिक एम्पेरियर। तो इसके बाद एक प्रथा सी बन गई क्लोवर किंगडम में, जहाँ कई विजर्ड किंग आए। कोई एक से पावरफुल होता था तो कोई उससे भी ज्यादा पावरफुल होता था, पर उन सब का मकसद सिर्फ एक ही होता था कि उन्हें क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ के मैजिक सिस्टम में मैजिक नाइट भी होते हैं जो काइंड ऑफ सोल्जर है। उनका काम है विजर्ड किंग को सपोर्ट करना। आपको बता दूं, मैजिक नाइट के पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। अब यहाँ एक पैटर्न है कि मोस्टली रॉयल्स और नोबल ही मैजिक नाइट्स बनते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि यूनो और आस्था 4 सेकंड रेलम से बिलोंग करते हैं, तो उनका मैजिक नाइट बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से मैजिक नाइट्स बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम लोग ये कारनामा कर पाते हैं, क्योंकि क्लोवर किंगडम में सबसे पावरफुल विजर्ड किंग होता है। तो ये दोनों ही विजर्ड किंग बनकर ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ सभी लोगों को उनके 15 इयर्स कंप्लीट करने पर उनको एक ग्रिम वॉर मिलती है, जो कि एक मैजिक बुक है जिसकी मदद से इन लोगों के मैजिक पावर्स की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और वो नए मैजिक्स को भी सीख पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैजिक पावर्स। और एक बार आपको ग्रिम वॉर मिल जाती है तो केवल आप ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लॉयल होती है वो आपसे, आपकी एक्स की तरह बिल्कुल नहीं होती। पर एक मिनट, आस्था के पास तो कोई मैजिक पावर्स ही नहीं है, तो क्या उसे कोई ग्रिम वॉर मिलती भी है? तो शुरू में तो आस्था को कोई ग्रिम वॉर नहीं मिलती, पर वहीं यूनो को 4 लीफ क्लोवर ग्रिम वॉर मिलती है। ये ग्रिम वॉर पहले सिर्फ एक ही इंसान को मिली थी जो पहला विजर्ड किंग था। आगे जाके आस्था को भी एक ग्रिम वॉर मिलती है जो कि बहुत मिस्टीरियस है,
जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो उसकी पावर्स क्या होती हैं, कैसी है, ये देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं एक करेक्टर के बारे में ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, यामी, बिकॉज़ ये बंदा ऐसा है जो खुद को ही सरपास करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। जब भी ये बैटलफील्ड में दिखता है, हमेशा कुछ ना कुछ अमेजिंग बैटल देखने को मिलने वाली है और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने वाला है। यामी हमेशा ऐसे ट्विस्ट लाता है बैटल के अंदर जो कभी कभी विलन्स को ही चौंका देते हैं कि यार ये बंदे ने ऐसा किया कैसे, और ये तो कोई नोबल भी नहीं है, इसके पास ये एनर्जी आती कहाँ से है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि यामी एक अकेला ऐसा बंदा है जो विज़र्ड किंग को सरपास कर सकता है, और यामी एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन भी है, और कैप्टन को होना भी ऐसा ही चाहिए, बैड एज स्वीट, थोड़ा इमेच्योर टाइप का। इसमें और भी कई सारे इतने ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आपको इस एनीमे में देखने को मिलेंगे। इस एनीमे के बैटल एनिमेशंस इतने ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इतनी सारी अमेजिंग पावर्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आस्था या यूनो में से कोई विज़र्ड किंग बन पाएगा? क्या आस्था को कोई मैजिक नाइट स्क्वाड भी मिल पाई थी? इन दोनों को क्या-क्या फेस करना पड़ता है और इनकी जर्नी में कितने उतार-चढ़ाव आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ब्लैक क्लवर, और प्लीज़ देखो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।